देखिए बच्चों, आज के पीरियड में संविधान में 181 आर्टिकल लिखिएगा। अनुच्छेद 181। और जैसे आपको बताया था मैंने कि ये कौन से चल रहे हैं, स्टेट्स। कहाँ से कहाँ तक? 153 से 100 नहीं, तो संविधान में तो 152 ही लिखोगे। अगर हमारे को छुड़वा, अगर मैं कोई आर्टिकल छुड़वा देता हूँ तो गायब हो जाएगा। जो लिस्ट है वो तो वही है, ये 152 से 237 तक, 237 तक ये स्टेट के चल रहे हैं, हमारे राज्य के चल रहे हैं। तो 181 में लिखेगा एक लाइन में पहले, ये पहले ही सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, दोबारा से रिपीट है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को वैन स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए कोई विचार हो, is removed from his post and this matter is under consideration, and this matter is under consideration, से हटाने का विचार हो, तब वह पीठासीन नहीं होगा। Then he will not preside, तब वह पीठासीन नहीं होगा। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का विचार हो, तब वह पीठासीन नहीं होगा। ये लाइन आपको सुनी सी लग रही होगी पहले भी। तो ये वही बात है जो हम लोकसभा राज्यसभा में पढ़ के आए हैं, वही हम यहाँ विधानसभा और विधान परिषद में पढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत सारे आर्टिकल ऐसे रहेंगे कि पहले हमने पढ़ लिए। वहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हुई थी, यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हो रही है। तो मतलब क्या है, मतलब यही है कि अगर मान लिया कोई अध्यक्ष है या कोई उपाध्यक्ष है और उसे हटाने का विचार है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही चल रही है सदन में, तो वो पीठासीन नहीं होगा, मतलब अपनी पद पर नहीं बैठेगा, जिसे मैंने इंग्लिश में लिखवाया विल नॉट डिसाइड। ठीक। और मैंने पहले भी कहा था कि जो शब्द होता है पीठ, ये संस्कृत का है, जिसका मतलब होता है आसन, और पीठासीन मतलब आसन ग्रहण करना, पीठासीन नहीं होगा। ये इसमें लिखा हुआ है 181 में। नेक्स्ट आर्टिकल 182। आज 200 करने हैं पूरे। 182 में लिखेगा विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने 2 सदस्यों को चुनती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल चूज इट्स 2 मेंबर्स। विधान परिषद अपने 2 सदस्यों को चुनती है। सभापति तथा उपसभापति, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें जो पोस्ट होती है क्या बोलते हैं, सभापति, और उपसभापति इंग्लिश में बोलेंगे चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। तो अपने सदस्यों में से जिस आर्टिकल के द्वारा चुनती है वो आर्टिकल क्या है, 182, 182। इसका ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आ तो कोई भी सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आ चुके हैं तो उनका मैं भी ध्यान रखता हूं, तो आपका भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 183।
अनुच्छेद 183। अब 182 में देखा हमने कि सभापति भी चूज कर लिया गया और उपसभापति भी चूज कर लिया, तो अगले ही आर्टिकल में क्या आएगा, उनका पद त्याग, रेजिग्नेशन कैसे देंगे या उन्हें उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। वो जो क्लोज होता है जो हमने लोकसभा में भी देखा होगा, तो इसी कैसे देखा होगा, अगर आप देखोगे वहाँ पे तो वो भी इसी केस नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी कंसिडरेशन कर लोगे तो याद करना बहुत ही ईजी होता है, ऐसी बात नहीं। कुछ ही आर्टिकल ऐसे हैं जो दिमाग से निकल जाएंगे, बाकी तो सब आ जाएंगे अगर आप मेहनत करोगे। तो इसमें लिखिएगा 183 में सभापति और उपसभापति के लिए फॉर चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन सभापति और उपसभापति के लिए पद का रिक्त होना, द वैकेटिंग द पोस्ट, वैकेटिंग द पोस्ट, पद का रिक्त होना, कोमा, पद त्याग, रेजिग्नेशन, तथा एंड पद से हटाया जाना, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। पद से हटाया जाना, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, यह है आर्टिकल 183 में। अब आप ही बताओ आर्टिकल 184 में क्या आना चाहिए। अगर आपने लोकसभा के आर्टिकल ध्यान से पढ़ रखे होंगे तो उसी सीक्वेंस में आएंगे जिसमें मैं बता रहा हूँ। फिर देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो क्या है, एक तो चेयरमैन चूज कर लिया, एक डेप्यूटी चेयरमैन चूज कर लिया। यहाँ पे उसे हटाने का तरीका, उसका पद त्याग दे दे अगर वो, तो क्या प्रोसीजर है उसका, उसके बारे में अब बताओ हमें। मतलब अगर सभापति नहीं होगा तो उसके जो कर्तव्य का निभाएगा वो उपसभापति निभा लेगा, अगर उपसभापति भी नहीं होगा तब राज्यपाल चूज करेगा एक अन्य व्यक्ति, वहां पे राष्ट्रपति करता था। ये लाइन लिखवाई थी, ठीक है, लिखो फिर। जब सभापति का पद रिक्त हो, when post of chairman is vacant, when post of chairman is vacated, तब उपसभापति कर्तव्यों का पालन करेगा। Then deputy chairman will obey the duties, कर्तव्यों का पालन करेगा, will obey the duties, तथा उपसभापति की अनुपस्थिति में and in the absence of deputy chairman राज्यपाल के द्वारा चुना गया अन्य व्यक्ति, द अदर पर्सन चूजन बाय गवर्नर, द अदर पर्सन चूजन बाय गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा चुना गया अन्य व्यक्ति। तो ये लिखा हुआ है 184 में। नेक्स्ट आर्टिकल 185 छोड़ दीजिए, ये कोई खास नहीं है। उसके बाद लिखेगा 186 अनुच्छेद 186, आर्टिकल 186। अब बताइए क्या आना चाहिए। पहले अगर आपको याद हो, ये जो है विधानसभा के बारे में लिख रहे थे हम, अभी 3-4 आर्टिकल इसके बारे में आ गए विधान परिषद के बारे में, तो अभी कंबाइंड हो जाएगा और उनके वेतन और भत्ते दिखाए जाएंगे चारों के बारे में। चारों का मतलब
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, जिसे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन बोला जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा अध्यक्ष कोमा उपाध्यक्ष, स्पीकर कोमा डेप्यूटी स्पीकर कोमा सभापति तथा उपसभापति, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, और इसका एरो बना के लिख दो वेतन तथा भत्ते, रेम्युनरेशन एंड इमोल्यूमेंट्स, वेतन तथा भत्ते। नेक्स्ट आर्टिकल 187, लिखिएगा। अब आ जाएगा सचिवालय। सचिवालय जो शब्द है किससे बना है? सचिव। सचिव को क्या कहते हैं इसमें? सेक्रेटरी। तो सचिवालय को क्या बोलेंगे? सेक्रेटरीट। क्या बोलेंगे? सेक्रेटरीट। तो एक ऐसा ऑफिस जो दिन प्रतिदिन के कामों को मैनेज करता है उसे क्या बोलते हैं? सचिवालय। जिसका हेड जो होता है सचिव होता है, जिसे इंग्लिश में सेक्रेटरी कहते हैं। इसमें लिखिएगा 187 में राज्य के विधानमंडल के लिए फॉर लेजिस्लेटिव हाउसेज ऑफ स्टेट, राज्य के विधानमंडल के लिए सचिवालय, सेक्रेटरीट, एरो बना के लिख दो सेक्रेटरीट। स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है सेक्रेटरीट, सचिवालय। तो मैंने ये समझा दिया और वो पता भी है सचिवालय क्या है। विधानमंडल की बात हो रही है तो विधानमंडल में फिर वही बात आएगा जिस राज्य में दोनों होंगे, विधान परिषद और विधानसभा, वहां दोनों काम करेंगे। और एक राज्य में विधानसभा तो होगी होगी, तो उनके जितने भी प्रबंध होते हैं, मैनेजमेंट होता है दिन प्रतिदिन के कार्यों का, वो कौन करता है? सचिवालय, सेक्रेटरी। तो इसका वर्णन इसमें कर रखा है आर्टिकल 187 में। नेक्स्ट आर्टिकल 188, अनुच्छेद 188, इसमें आ जाएगी शपथ। तो इसमें लिखिएगा विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य के द्वारा बाय एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव हाउसेज, विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य के द्वारा बाय एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव हाउसेज, एरो बना के लिख दीजिए आगे, शपथ, ओथ। इसमें शपथ का वर्णन है। फिर विधानमंडल लिखवाया गया है, यानी कि विधानसभा हो या विधान परिषद हो, जो भी उसके मेंबर हैं शपथ तो लेंगे ही। तो वो शपथ क्या है, वो किस तरह से ली जाती है, सब इसका वर्णन इस आर्टिकल में है 188 में। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आ चुका है। नेक्स्ट 189, आर्टिकल 189, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गणपूर्ति बताई गई है। बातें तो और भी बहुत सारी हैं, बाकी इंपॉर्टेंट जिस वजह से है वो ये क्या है, गणपूर्ति। जिसे कोरम बोला था हमने, तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि आर्टिकल 100 था 100, जिसमें लोकसभा ये क्या बताई जाती है, गणपूर्ति, जिसे इंग्लिश में कोरम कहते हैं। तो यहाँ फिर किसके लिए आएगा, विधानमंडल के लिए। ठीक है, जब भी कोरम की बात आती है तो क्या होता है, हमेशा 10वां हिस्सा ही होता है। ठीक, तो आगे लिख दीजिए बस, विधानमंडल में इन लेजिस्लेटिव हाउसेज गणपूर्ति, एरो बना के, कोरम। QUORUM, कोरम। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरम क्या होता है, 10वां हिस्सा, 10th पार्ट किसका, जितने भी उसमें मेंबर होते हैं। तो उतने मेंबर होने जरूरी हैं ताकि उस सदन की कार्यवाही हो सके। ठीक, मैं फिर पूछूंगा आपसे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने मेंबर हैं? 400
403, तो 403 का 10वां हिस्सा कितना बैठेगा 40.3, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो उसे एक नंबर बढ़ा दो आगे 41, तो 41 क्या हो गया उसका कोरम हो गया। तो जिस दिन 41 मेंबर नहीं होंगे विधानसभा में उस दिन विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी। क्या कहना चाहिए डेफिनेशन में, कम से कम सदस्यों की वह संख्या जो विधानसभा की कार्यवाही के लिए आवश्यक है। द लिस्ट नंबर ऑफ द मेंबर्स दैट आर रिस्पांसिबल टू परफॉर्म एनी एक्शन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, यह है कोरम, इसे हम कोरम कहते हैं जो हमेशा 10वां हिस्सा होता है। आर्टिकल 189, उसके बाद लिखेगा आर्टिकल 190 है। अनुच्छेद 190, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। इसमें लिखेगा कोई व्यक्ति एनी पर्सन, कोई व्यक्ति एनी पर्सन विधानमंडल में इन लेजिस्लेटिव हाउसेज, विधानमंडल में दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, विल नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। यह है आर्टिकल 190। ठीक है जी, मतलब विधानसभा या विधान परिषद में किसी एक ही सदन का मेंबर हो सकता है, दोनों सदनों का एक साथ नहीं हो सकता, ये बताया गया आर्टिकल 190 में। उसके बाद नेक्स्ट लिखेगा आर्टिकल 191, आर्टिकल 191, ये भी काफी इजी है, पीछे पढ़ के आए हैं लोकसभा के बारे में। तो इसमें लिखेगा हेडिंग सदस्यता के लिए फॉर मेंबरशिप, सदस्यता के लिए फॉर मेंबरशिप, अहर्ताएं क्वालिफिकेशंस, तो क्वालिफिकेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे तो वही रिपीट होनी है, बस सुन लीजिए। अगर मान लिया विधानसभा या विधान परिषद में कोई सदस्य बनेगा तो उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जिन्हें मैंने क्या बोला था अभी, अहर्ताएं होनी चाहिए, इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो वही 3-4 क्वालिफिकेशंस हैं जिसमें लिखा हुआ है कि केंद्रीय राज्य सरकार में, लिखना नहीं है सुन लेना, केंद्रीय राज्य सरकार में लाभ के पद पर ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, किसी अन्य संस्थान से या किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से उसे कोई प्रॉफिट ना हो रहा हो, जो हम पहले से जानते हैं। दूसरा, वह दिवालिया ना हो, दिवालिया आप समझते हैं बैंकरप्ट, ऐसा कोई घोषित ना हुआ हो। तीसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। चौथा, किसी अन्य देश की नागरिकता उसने स्वीकार ना कर ली, और ये तो अंडरस्टूड है, अगर किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेगा तो हमारे देश की नागरिकता अपना आप ही समाप्त हो जाएगी। तो ये दोनों का एंट्री एक जैसे ही है। तो ये 3-4 लाइन तो हर किसी के साथ ही हैं, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो। तो बस ये हेडिंग डाल के हमने छोड़ दिया कि आर्टिकल 191 में विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए क्या बता रखी है, योग्यताएं बता रखी है, क्वालिफिकेशन बता रखी है। नेक्स्ट आर्टिकल 192, आर्टिकल 192, इसमें लिखेगा सदस्यों की निर्भरताओं पर एट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, अभी मैंने हिंदी में एक शब्द बोला वो ये लिख लेना देख के, जिसे बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस, अहर्ताओं का अपोजिट शब्द हिंदी में। तो मैंने अभी हिंदी में क्या बोला, सदस्यों की निर्भरताओं पर एट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, कॉमा, राज्यपाल निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा, गवर्नर विल गेट एडवाइस फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, राज्यपाल निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा,
will get the advice from election commission. तो सलाह किस बारे में ली जा रही है कि अगर कोई सदस्य अहर्ताओं को प्राप्त नहीं करता, अगर मतलब कोई मेंबर क्वालिफाइड नहीं है, वो क्वालिफिकेशंस नहीं रखता है मेंबर बनने के लिए, तो ऐसा नहीं कि राज्यपाल उसे तुरंत हटा देगा। पहले जो इलेक्शन कमीशन है उससे क्या करेगा, सलाह मशवरा करेगा उस सदस्य के बारे में, फिर उसी के अनुसार काम करेगा। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 192। आगे लिखिएगा आर्टिकल 193। इसमें लिखिएगा विधानसभा या विधान परिषद में इन लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा या विधान परिषद में यदि कोई सदस्य बैठता है, इफ ए मेंबर ऑक्यूपाइज हिज सीट, यदि कोई सदस्य बैठता है परंतु वह सदस्य नहीं है, बट ही इज नॉट ए मेंबर, परंतु वह सदस्य नहीं है, तब देन 1 दिन के लिए 500 रुपये शास्ति देगा। फॉर ईच डे पेनल्टी विल बी 500 रुपीज। 500 रुपये शास्ति देगा। ये जो शब्द है शास्ति से हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे आप पेनल्टी जानते हो, जुर्माना जानते हो, शुद्ध हिंदी में से क्या बोलते हैं, शास्ति। ठीक है, तो क्या लिखाया गया है इसमें लिखाया गया कि अगर मान लिया किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी गई, पहले वो सदस्य था, उसकी सदस्यता एंड कर दी गई, कैंसिल कर दी गई क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई था। वही ना सीक्वेंस, यहाँ क्या बताया गया पहले क्वालिफिकेशंस, फिर यहाँ अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है तो कैसे काम करेगा गवर्नर, उसके बाद अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो चुका है लेकिन फिर भी आके कहाँ बैठ रहा है, विधानमंडल विधानसभा में बैठ रहा है, विधान परिषद में बैठ रहा है, जानबूझकर या अनजाने में, तो अगर ऐसा उससे हो जाता है तो 1 दिन की पेनल्टी कितनी है, 500 रुपये उस पर लगेगी, जिसे हम हिंदी में शास्ति कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है 193 में। नेक्स्ट आर्टिकल 194, अनुच्छेद 194 से लिखिएगा विधानमंडलों में इन लेजिस्लेटिव हाउसेस कुछ शक्तियां, सम पावर्स, कुछ शक्तियां, सम पावर्स, इसका आगे एरो बनाओ और एरो बना के लिखिए सदन के लिए, फॉर हाउसेज, कोमा सदस्यों की, ऑफ मेंबर्स, तथा समितियों की, एंड ऑफ कमिटीज, तथा समितियों की। इसमें कुछ पावर बता रखी हैं, कुछ अधिकार बता रखे हैं कि इनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, किस दायरे में कौन क्या काम करेगा, किन किन की, सदन वही विधानसभा और विधान परिषद, दूसरा जो सदस्य हैं, और जो सदस्य अपने काम को करवाने के लिए समितियां बनाएंगे टाइम टू टाइम, उनकी शक्ति कहाँ तक है। तो ये शक्तियां इनके पावर के बारे में बता रखा 194 में। नेक्स्ट आर्टिकल 195, अनुच्छेद 195,
विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे, विल गेट रेम्युनरेशन एंड अलाउंसेस, वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे। वेतन तथा भत्तों के बारे में बताया नहीं कि क्या नहीं होंगी, पर हकदार होंगे, वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, ये कहा गया है 195 में। नेक्स्ट आर्टिकल 196, अनुच्छेद 196, इसमें लिखिएगा कोई विधेयक, एनी बिल, कोई विधेयक, एनी बिल किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। एनी बिल मे स्टार्ट इन एनी ऑफ द हाउसेज, जो बिल होते हैं जिन्हें विधेयक कहते हैं, जब वो लाए जाते हैं तो चाहे वो विधानसभा में लाया जाए या फिर वो विधान परिषद में लाया जाए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि विधानसभा में ही लाया जाएगा। विधानसभा से भी शुरुआत हो सकती है और विधान परिषद से भी शुरुआत हो सकती है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट 197, आर्टिकल 197 पर एक लाइन लिखवा रहा हूं, बहुत ही काम की। इसमें लिखिएगा धन विधेयकों से अलग, एक्सक्लूड टू मनी बिल, धन विधेयकों से अलग किसी अन्य विधेयक के बारे में, अबाउट एनी अदर बिल, किसी अन्य विधेयक के बारे में, विधान परिषद की शक्तियां, पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की शक्तियां, अब यहां से बता रखा है कि पहले क्या बताया, विधेयक के बारे में बताया कि कोई भी विधेयक किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ कहा कि धन विधेयक को छोड़कर। अगर हम धन विधेयक को छोड़ने की बात करेंगे भाई क्यों, तो धन विधेयक जो है अलग होता है। पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि धन विधेयक किसे कहा जाता है, एक दो लाइन याद है किसी को? मनी बिल किस बिल को कहते हैं? टैक्स से रिलेटेड, केंद्र द्वारा संचित निधि से लिया गया जो धन है, बिल्कुल, जो टाइम ऑफ द कंटीजेंसी होता है, आपातकालीन स्थितियों में जो धन दिया जाता है उससे संबंधित जो बिल होता है उसे क्या कहते हैं? धन विधेयक। तो जब हम ये बात पूछते हैं कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो धन विधेयक से संबंधित है, मनी बिल से, तो कौन सा होता है वो? 110। तो उस 110 की जब हम बात करते हैं वो किसकी बात हो रही है? सेंटर। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? स्टेट। शब्द तो कॉमन ही है, कहा तो वहां भी धन विधेयक ही जाएगा और यहाँ भी धन विधेयक यानी कि मनी बिल ही कहा जा रहा है, तो यहाँ स्टेट की बात हो रही है। तो शक्तियाँ किसकी है? विधान परिषद की, ये ध्यान रखना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। और धन विधेयक को अलग करते हुए कोई अन्य विधेयक हो तो उसके बारे में विधान परिषद क्या सोचती है और कैसे डिसाइड करेगी, क्या उसकी शक्तियां हैं, वो इसमें बता रखा है। तो जो मेन हेडिंग है इस आर्टिकल में बच्चों वो ये है। आगे लिखिएगा 198, आर्टिकल 198 ये काफी इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुका है। इसमें लिखिएगा यदि विधानसभा, इफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यदि विधानसभा
विधान परिषद की सिफारिश को नहीं मानती है, डज नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की सिफारिशों को नहीं मानती है, रिकमेंडेशंस को नहीं मानती है, तब देन धन विधेयक पारित माना जाएगा, देन मनी बिल वुड बी पास्ड, धन विधेयक पारित माना जाएगा। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं वहीं लोकसभा के बारे में, ठीक है। और यहाँ बात ये फिर रिपीट हुई है कि अगर मान लिया विधानसभा में डिसाइड चल रहा है, तो फैसला चल रहा है किसके बारे में, मनी बिल के बारे में, और वो फैसला फिर कहाँ गया, विधान परिषद में भी गया। विधान परिषद ने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी, अपने कुछ सुझाव दिए जिन्हें सिफारिश कहा गया है, वो भेजे कि भाई ये भी एप्लीकेबल होना चाहिए, तो विधानसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, केवल तब जब धन विधेयक का मामला चल रहा हो। इसलिए बार बार कहा जाता है धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर, तो तब वो अकेले ही उस विधेयक को क्या कर देगी, पारित कर देगी, पास कर देगी। तो साफ साफ मैसेज क्या आया कि जो विधान परिषद है उसकी सिफारिश को माने या ना माने, धन विधेयक तो विधानसभा के द्वारा ही पारित होना माना जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 198 जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट सर, इसमें कुछ लिमिट होती है क्या दिनों की? किसी की लिमिट, मतलब वो विधान परिषद ने कुछ बोला और विधानसभा नहीं मानता है, तो कुछ दिन की लिमिट वगैरह होती है, जैसे उसमें होती थी 14 दिन की वगैरह? हाँ वही 14 दिन ही है, 14 डेज ही। नेक्स्ट है आर्टिकल 199, 199, ये काफी इंपोर्टेंट है और इसमें लिखेगा धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, धन विधेयक की परिभाषा। लिख लिया। अब इस तरह से थोड़े से आर्टिकल हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे मैं दोबारा रिपीट पूछ रहा हूँ। अभी मैंने अभी आपसे पूछा कि भैया मान लिया आपसे पूछा जाए कि धन विधेयक मनी बिल का संबंध कौन से आर्टिकल से है, तो आप 110 बोलोगे, ठीक। और मान लिया वहाँ 110 ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या मिलेगा, 199। डिफरेंस वही है, ये स्टेट की बात लेकर बात हो रही है और वो सेंटर को लेकर बात हो रही थी, तो दोनों ही इंपोर्टेंट है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम किया जाता है, पर करने वाला तो कर ही सकता है, ठीक। वहाँ भी परिभाषा बता रखी है, यहाँ भी परिभाषा बता रखी है, वहाँ सेंटर के हिसाब से और यहाँ पे स्टेट के हिसाब से, वही शब्द है, वही सब डेफिनेशन। तो बस हेड डाल लीजिए धन विधेयक की परिभाषा। परिभाषा जो मैंने अभी रिपीट करी थी, टैक्स से संबंधित हो, आपातकालीन स्थितियों में संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से गवर्नमेंट क्या उठा ले, पैसा उठा ले, पैसा ले ले। यहाँ कौन लेगी, राज्य सरकार, वहाँ कौन ले ली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सब तो वही रहेंगे, सब तो नहीं बदलेंगे। और आज का भाई नेक्स्ट एंड लास्ट 200 आर्टिकल 200, इसमें लिखेगा विधान मंडलों के द्वारा बाय लेजिस्लेटिव हाउसेज, विधान मंडलों के द्वारा बाय लेजिस्लेटिव हाउसेज पारित विधेयक, पास बिल राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, आर प्रेजेंटेड टू गवर्नर, राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, आर प्रेजेंटेड टू गवर्नर। बस इतना ही छोड़ दो लिख के, बाकी मैं अभी रिपीट करवा दूंगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए तो कम है कि इसमें कौन सा मैटर है, और इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा है कि ये क्या है, 200 है।
तो ऐसे पूछे जाते हैं 50 में क्या था, 100 में क्या था, 200 में क्या था, जो कंप्लीट फिगर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं केंद्र सरकार के बारे में। तो जैसे मैंने भी बताया कि जब भी कोई विधेयक पास होगा तो किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वहाँ पे किसके सामने होता था, राष्ट्रपति के सामने। अब वो लाइन याद करने का प्रयास करो जो याद आनी चाहिए आपको, जो मैंने छुड़वा दी, आगे नहीं लिखवाई। इस लाइन के बाद भी 2 लाइन और लिखवाई जाती हैं, वो क्या होनी चाहिए? राज्यपाल से विधानसभा को लौटा सकता है। अगर दोबारा राज्यपाल के पास जाएगा तो हाँ, फिर नहीं लौटा सकते। ये बात वहाँ भी हुई थी कि मामला कहाँ पे आ गया, गवर्नर के पास आ गया। गवर्नर को अगर ये लगता है कि मामला रिकंसिडर होना चाहिए, वो दोबारा से विधानसभा का विधान परिषद को लौटा देगा। और अगर उन्होंने फिर वापस भेज दिया तो इस बार वो मना नहीं कर पाएगा। तो ये 2 लाइन और आती हैं जो अंडरस्टूड है तो लिखवाई नहीं गई। ठीक है, तो ये आपके लगभग 200 आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं, कुछ समय बच रहा है अभी। कल भी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया था मैंने, अभी तो उसी पूछूंगा आपसे। जी, तो समय थोड़ा कम ही बच रहा होगा, बाकी जितना ही बच रहा है पूछते हैं आपसे। कल ही बात हुई थी कि जब विधान परिषद बनाई जाती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है, तो कहाँ से कितने कितने मेंबर लिए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो उसमें 1/3 की कितनी एंट्री थी? 2 एंट्री थी। तो 1/3 की 2 एंट्री थी। किसकी बात हो रही है? लेजिस्लेटिव काउंसिल की, विधान परिषद की बात हो रही है। 1/6 की कितनी एंट्री थी? एक एंट्री थी 1/6 की। और 1/12 की 2 एंट्री थी। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए भाई, पहली एंट्री क्या लिखूं 1/3 के आगे? विधानसभा। तो जो विधानसभा के मेंबर हैं वहां से 1/3 मेंबर लिए जाते हैं। किसमें? विधान परिषद। तो मैंने यहाँ लिख दिया है LA, लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधान सभा। चलिए, उसके बाद 1/3 दूसरा आया कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदी में क्या बोलते हैं? सहकारी समिति। तो नहीं लिखवाया था मैंने, मतलब मैंने जो शब्द लिखवाया था हिंदी में, वो तो आप इसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी को हिंदी में बना के बोल रहे हो। तो उसका एक एग्जाम्पल हुआ, वो था स्थानीय संस्थाएं। स्थानीय संस्थाएं जिन्हें लोकल बॉडीज कह सकते हैं। ठीक है, तो वहां से 1/3 लिए जाते हैं स्थानीय संस्थाओं से। चलिए जी, 1/6 बताइए। राज्यपाल अपॉइंट करेगा, गवर्नर, इन्हें गवर्नर अपॉइंट करेगा। 1/12 बाय ग्रेजुएट्स, और फिर 1/12 बाय टीचर्स। ठीक है, तो ये जो ग्रेजुएट्स हैं ये चुनेंगे। और इनकी कंडीशन क्या थी? 3 साल पहले कर लिया इन्होंने ग्रेजुएशन। और टीचर्स की कंडीशन क्या थी? 3 साल से पढ़ा रहे हो कहाँ? जो माध्यमिक होते हैं यानी कि सेकेंडरी, और जो उच्च होते हैं जिन्हें हायर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन कह देते हैं, वहाँ पे 3 साल से क्या कर रहे हो? टीचिंग कर रहे हैं। इस तरह से क्या बनती है? विधान परिषद बनती है। उसके बाद कल ये क्वेश्चन पूछा था, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सभापति कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह। कुंवर मानवेंद्र सिंह। और विधानसभा के तो मैं बताया कई साल से वही हैं, कौन? नारायण दीक्षित। फिर मैंने कहा था उत्तर प्रदेश की जो सबसे पहले विधानसभा बनी थी कौन से समय बनी थी? जो सन लिखवाया था 1952। और उस व्यक्ति का नाम क्या था?
खीर या खीर, ठीक है। आत्माराम याद रखें। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे। अब आगे पूछ रहा हूँ, वो बताने का प्रयास करें। आज चलिए भाई बताओ, मतलब कहीं से ही पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा क्योंकि 5-10 मिनट बचे होंगे अब तो, बाकी फिर थोड़ी मैं पूरा पीरियड पढ़ाऊंगा आपको। अब मुझे बताओ, अगर किसी को हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसकी एक मेन क्वालिटी बता दो। कौन व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बन सकता है? 10 साल तक वकालत की हो। कहाँ पे? हाई कोर्ट में की हो, और हाई कोर्ट का ही बनना है। शब्दों को इम्प्रूव करना चाहते हो या सही बोल रहे हो? मतलब इम्प्रूव करना चाहते हो या सही हो? मुझे तो भाई कहना सही। हाई कोर्ट में बनना है तो हाई कोर्ट के लिए 10 सालों तक क्या हो, वकालत कर रखी हो, जिसे शुद्ध हिंदी में किस शब्द से जाना जाता है? मतलब उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जब वकालत कर रखी हो? अधिवक्ता। क्या कहते हैं? हिंदी में अधिवक्ता कहते हैं। तो 10 सालों का क्राइटेरिया है। उसके बाद बताइए, अभी हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया में? 25। का कौन सा बना? अमरावती बना है। और अमरावती तो हम कल ही बात कर रहे थे, किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। ये 25वां हाई कोर्ट है इंडिया का। आज की तारीख में कितना हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट, जिन्हें उच्च न्यायालय कहते हैं। जुलाई 2021 के अनुसार 25वां ने बताया कहाँ है? अमरावती। ये बता सकते हो कौन सी डेट में बना था? कुछ याद हो आपको? 1 जनवरी 2019। तो अभी तो लेटेस्ट यही है, ये डेट भी याद रखिए इसकी। 1 जनवरी 2019 के पहले ही दिन ये बनाया गया है। अब इससे पहले जो 24वां हाई कोर्ट है उसका सिर्फ नाम बताओ, मतलब कौन से स्टेट में बना था? बोल भाल गए। त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। तो सारे तो नहीं याद होनी चाहिए, लास्ट के 2-3 तो याद होनी चाहिए सीक्वेंस में। ये त्रिपुरा में बना था 24वां हाई कोर्ट। उसके बाद फिर 23वां बताओ, 23rd, 22nd भी बताओ और 21st भी बताओ। यहाँ तक बताना है 21, 22, 23, 24, 25 जिस सीक्वेंस में है। त्रिपुरा से पहले पूछा है, मणिपुर ही है। मणिपुर, वेरी गुड। मेघालय, ये 3 बन गए। ये तीनों के तीनों एक ही सन में बने थे। कौन सा सन है बताओ? 2012, 2013, 2014 या 2015? 2013 में बने थे। 2013 में बने थे तीनों एक साथ, ठीक है। अब इससे पहले जो 3 आएंगे वो एक साथ बने थे। 21वां, कोई तीनों एक साथ है तो लिख लेता हूँ मैं। 20वां, 19वां और 21वां तीनों एक साथ बने थे। कौन से सन में? ठीक 2000 में। अब 21, 20 और 19, तो 19 सबसे पहले है, तो कौन सा बनेगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये तो बना था छत्तीसगढ़। चलिए, और 20वां झारखंड, मतलब झारखंड का बना था 20वां। और फिर 21वां उत्तराखंड। तो ये झारखंड में बना था। क्या बना था? हाई कोर्ट। सोचो झारखंड ही बना था। और ये उत्तराखंड में बना था। ये कुछ लास्ट में सीक्वेंस इसी सीक्वेंस में है। ये तीनों एक साथ बनाए गए थे हाई कोर्ट सन 2000 में। ये तीनों हाई कोर्ट बने थे 2013 में। और फिर 25वां जो बना है वो अलग ही बना है 2019 में।
हालांकि डेट तो इनकी भी है, बाकी वो फिर बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल ये थोड़े से 5-6 लास्ट के याद होने चाहिए इसी सीक्वेंस में। वो आपसे पूछे 23वां कौन सा, वो आपसे पूछे 22वां कौन सा, तो एकदम आप बता दो। ठीक, कहाँ से स्टार्ट करें हमने? 19वां कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो राज्य है कहाँ से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ जब बना। तो 19वां हाई कोर्ट हो गए। फिर 20वां हाई कोर्ट झारखंड कहाँ से अलग हुआ था? ये बिहार से अलग होगा बना था। अच्छा जी, 21वां उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ। फिर 22वां ये आ गया आपका ईस्ट इंडिया। इससे भाई ध्यान रखना मिजोरम नहीं है, ये कंफ्यूज तो होता ही आदमी। मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में कंफ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि ऑप्शन 4 आएंगे, 4 में से 3 तो लिखे जाने हैं निश्चित। और सवाल वो सीधा पूछे या उल्टा पूछे, इनमें से किसी में हाई कोर्ट है या इनमें से किसी में हाई कोर्ट नहीं है। तो मिजोरम में हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखो। क्लियर? मैं तो कोई लिंक बना लेता हूँ, बाकी अपने हिसाब से याद कर लिया करो। मैं तो कुछ ऐसा कर रखा, मैं तो कुछ भी इसको साथ लेता हूँ। जैसे मिजोरम है, तो मिजोरम में क्या राज्य है? तो जैसे क्या है? जज नहीं है। मैं तो कुछ भी मतलब ऐसा लिंक वगैरह बना लेता हूँ ताकि मुझे दिमाग में अटक जाए और मुझे कन्फ्यूजन ना हो। बाकी आपकी इच्छा है जैसे भी आप याद रखें। तो भैया मेघालय हो गया, फिर मणिपुर हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, और फिर क्या है? अमरावती। अमरावती कहाँ की राजधानी है? आंध्र प्रदेश। तो स्टेट लिख रहे हैं तो आंध्र प्रदेश लिखना हमें चाहिए, ठीक। और आंध्र प्रदेश के बारे में क्या सकती है? भाषा के आधार पर बना हुआ सबसे पहला राज्य। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज द फर्स्ट स्टेट इज आंध्र प्रदेश। सन बताओ? 1953 में जो भाषा के आधार पर बन गया था वो पहला राज्य है भारत का आंध्र प्रदेश। पेपर में बना था, लेकिन मान्यता में 56 में मिली थी। मान्यता मिली थी 56 में। उस समय इसकी राजधानी क्या थी? कर्नूल। उस समय इसकी राजधानी थी कर्नूल, जो अब है अमरावती। उसके बाद बताइएगा, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर को संविधान का कौन सा भाग बताता है, कौन सा पार्ट बताता है, तो क्या क्या लिखो आंसर में? पार्ट 6 से लिखा जाएगा। जब मैंने अभी बोला था आपको कि राज्यों के बारे में वर्णन कहाँ है, भाग 6 में है, तो राज्यपाल भी तो राज्यों का ही होता है, तो वो भी भाग 6 ही होगा। आज की तारीख में जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नाम तुमने लिखा ही था एक दो दिन पहले, कौन है? के वेणुगोपाल। उनकी सैलरी बताइए कितनी है आज की तारीख में? 2.5 लाख। बिल्कुल सही, क्योंकि जो ये अधिकारी होते हैं इनकी सैलरी किसके ऊपर बता रखी है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के बराबर या हाई कोर्ट के चीफ जज के बराबर। सुप्रीम कोर्ट में जो अदर जज हैं उनकी भी 2.5 लाख है, हाई कोर्ट का जो चीफ जज है उसकी भी 2.5 लाख है, और जितने भी अधिकारी होते हैं जैसे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी का चेयरमैन, जिसे हिंदी बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, और निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, इलेक्शन कमीशन का चीफ, इन सब की सैलरी 2.5 लाख ही होगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अदर जज के बराबर और हाई कोर्ट के चीफ जज के बराबर जितनी उनकी होगी उतनी ही इनकी होगी, चाहे घट जाए या बढ़ जाए। घटने का कोई मतलब नहीं, बढ़ेगी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में आज की तारीख में राज्यपाल है, उपराज्यपाल है या प्रशासक है? जिसे इंग्लिश में मुझे बोलना है तो लेट मी स्पीक, गवर्नर है, डेप्यूटी गवर्नर है या एडमिनिस्ट्रेटर है? एडमिनिस्ट्रेटर है लक्षद्वीप। देखो सही बात। राज्यपाल कहाँ होते हैं? राज्यों में, स्टेट्स में। तो राज्यपाल का होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लक्षद्वीप कोई राज्य तो है नहीं, वो तो केंद्र शासित प्रदेश है जिसे यूटी कहते हैं, ठीक है। अब दो नाम हो लिए थे मैंने, उपराज्यपाल और प्रशासक, डेप्यूटी गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसमें कहीं उपराज्यपाल होता है, कहीं प्रशासक होता है। तो उसमें से एक नाम क्या आया? लक्षद्वीप का।
बता सकते हो और कौन कौन से नाम ऐसे हैं जहां प्रशासक है? एक दो और होंगे, एक तो लक्षद्वीप हो गया, और जो पहले यूटी थी जो दै से शुरू होती थी, एक तो दमन और दीव और एक दादर और नागर हवेली, ये दोनों डी से शुरू हो रही है। तो इन दोनों में प्रशासक ही है। हालांकि अब इनमें से कौन सी यूटी नहीं है? दमन और दीव आज की तारीख में यूटी नहीं है, जैसे हम चर्चा करते रहते हैं। और जो दो यूटी और बनी है, कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर, उनमें भी प्रशासक ही है आज की तारीख में। ठीक है, तो अब कितनी यूटी में प्रशासक हो गया? बोलो 4 में। दादर और नागर हवेली में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में और लक्षद्वीप। तो जो दो नए बने हैं उनमें भी एडमिनिस्ट्रेटर ही है, और जो पहले थे उनमें से दमन और दीव तो रहे ही नहीं। तो दादर और नागर हवेली बचे, मैंने नाम लिया था लक्षद्वीप। बाकी इनसे अगर हम कहीं जाएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा? उपराज्यपाल। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या होता है? डेप्यूटी गवर्नर, ठीक, उपराज्यपाल होता है। ठीक है, कोई पूछेगा आपसे पुदुचेरी में क्या है? उपराज्यपाल। तो एक साइड हमने याद कर ली, बाकी जो बच गए वहां सब क्या आ जाएंगे? उपराज्यपाल आ जाएंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेसिक सा। दिल्ली में जब चुनाव होते हैं तो दिल्ली में विधानसभा और विधान परिषद है या क्या है? विधानसभा है। देखिए विधानसभा तो राज्य में होती है। जितना पूछो उतना जवाब दिया करो, अलग अलग धारा में मत जाएगा। मैं ही भूल जाऊं मैंने क्या पूछा। मैंने कहा कि दिल्ली में विधानसभा है, विधान परिषद। आपने कहा विधानसभा, मैंने कहा विधानसभा तो राज्य में होती है। अब इतनी बात को जोड़ो आप, क्यों है फिर वहाँ? राज्य तो नहीं है ना वो, वहाँ विधानसभा क्यों है? कुछ बोल रहा था भी कोई? दो ऐसी यूटी हैं, कौन कौन सी? एक तो दिल्ली और एक पुदुचेरी। इन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है, स्पेशल स्पेसिफिकेशंस हैं इनके पास। तो इसलिए राज्य ना होते हुए भी वहाँ पे क्या है? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। कितनी सीट के लिए चुनाव होते हैं वहाँ? टोटल सीट कितनी है? 70। मुख्यमंत्री आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कल ही की बात है, मैंने 3 राज्य ऐसे पूछे थे जो विधानसभा के कम से कम मेंबरों की पूर्ति नहीं करते। सिक्किम, गोवा, मिजोरम। जब भी हम मैं वाली एंट्री आएगी परेशान करेगी। तो अभी मैंने जज वाली बात बताई थी, वहां तो मिजोरम था नहीं, और मैंने 7 बनाया था कल भी शायद, तो उसमें मिजोरम है। तो ये तीसरी एंट्री मिजोरम ही है। इसमें 2 में तो 40-40 थे, एक में 32 थे। 25 किसमें थे? सिक्किम में 32 थे, यानी कि सबसे ऊपर। और जो बाकी बच गए मिजोरम और वो, उसमें कितने में? 40 थे। जिस तरह से कि हमने बताया कि दिल्ली में विधानसभा है, और मैंने कहा कि भाई इसे विशेष दर्जा प्राप्त है, तो साथ में मैंने फिर ये भी कहा कि पुदुचेरी को भी विशेष दर्जा प्राप्त है। तो जिस तरह से फिर दिल्ली में विधानसभा होगी तो इस तरह से पुदुचेरी में भी विधानसभा होनी चाहिए। तो वहां की विधानसभा में कितने मेंबर है? 30। दिल्ली की विधानसभा में कितने हैं? 70। और पुदुचेरी में 30। और कोई यूटी ऐसी नहीं है जिसमें विधानसभा हो, क्योंकि इन दो को ही विशेष दर्जा प्राप्त है। एक लास्ट क्वेश्चन और आज का, काफी फेमस क्वेश्चन है, और बताइए दोगे मुझे उम्मीद है। सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन किससे संबंधित है, कब बना था, उसने रिपोर्ट अपनी कब सौंपी थी? हाँ अगले बताओ, इसलिए तो मुझे पता था, बता दोगे। कब बना था और इसने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को कब सौंपी थी? बिल्कुल सही, 87, 4 साल। ये क्वेश्चन काफी फेमस है बच्चों। सरकारी आयोग, तो आयोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमीशन कहते हैं।
और सरकारिया जो है जो उनका अध्यक्ष होता है, उनका सरनेम होता है। जितनी भी समिति होती है आपने पढ़ रखी होंगी इकोनॉमिक्स में, मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? किससे है? नहीं पता। लाइफ इंश्योरेंस, ठीक। ऐसे ही है रेखा समिति, वो तो पता होगा, जो मुस्लिम यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बनाया गया है आयोग, सच्चर आयोग, सच्चर तो सुना होगा। तो ये जितने भी नाम है मल्होत्रा, रेखा, सच्चर, ये कहीं ना कहीं जो उनके अध्यक्ष हैं तो उनके नाम होते हैं, उनके सरनेम होते हैं। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ सरकारी आयोग, तो सरकारी जो उनका कौन था? अध्यक्ष इस आयोग का, उसका क्या है? सरनेम है। तो क्वेश्चन आता है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो ऑप्शन में मिलेगा केंद्र और राज्य के संबंधों से, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर पूछेगा ये कब बना था? तो 1983 में बना था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंप दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को? 4 साल तक, 1987। काफी हैवी रिपोर्ट थी। आयोग तो इसलिए बनाए जाते हैं ना कि इस विषय पर, इस टॉपिक पर आप रिसर्च करें और अपने फिर सुझाव दें गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट उन्हें माने या ना माने। हालांकि मान ही लेते हैं क्योंकि 3-3 साल, 2-2 साल, 4-4 साल लगते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, और फिर नहीं माने तो अजीब सी बात है। क्योंकि ये कोई ऐसे तो नहीं रिटायर्ड जज होते हैं या किसी अन्य फील्ड से बहुत रिटायर्ड अपने मतलब प्रतिभामुखी लोग होते हैं जो इसमें एंटर किए जाते हैं, फिर वो अपनी रिसर्च करते हैं और फिर इस देश के हक के लिए या बेहतरी के लिए अपने सुझाव देते हैं। तो ये आयोग या समिति इसलिए ही बनाई जाती हैं। बस जी, आज का पीरियड इतना ही, बाकी फिर कल करेंगे।